चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 7 है। यह चैप्टर के नाम है नगर प्रशासन। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ आता है और गली और शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होते हैं, पानी और बिजली की सुविधाएँ होती है, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात के नियंत्रण करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्थाएं इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? ये इसी उत्तर को ढूंढने के लिए एक कहानी से देखते हैं। तितवार की एक अलसारी हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर के रेहान गली में क्रिकेट खेल रहे थे और शंकर ने बड़ा अच्छा बॉल फेंका था और रेहान आउट होते होते बची थी। रेहान के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था और इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी और उसको उल्टा ही रेहान ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहान चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट हो जाओगे। और तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। और पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी और जिसको बदलने के लिए इन्होंने अपने जेब से पैसे दिए थे। क्या अब दोबारा जेब से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे किसको देंगे? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था और चारों भाग कर माला के घर गए और उनकी माँ को सब कुछ बताया। अब सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इन बारे में कुछ खास पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वो हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्द ही घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़ कर माला खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई यह व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करती है। और माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए गए हैं। और खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। और उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर निगम प्रशासन चलाने वाली संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। उसके बाद देखते हैं निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में देखते हैं। तो यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुक हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है और कि पार्क कहाँ बनाए जाएंगे। और जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे जिम्मेदार निर्णय भी लिए पड़ते थे? रेहान ने पूछा था। खाला ने जवाब दिया था, नहीं रेहान, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंटर में थी और बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। और चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर की साफ रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। ज़्यादातर नगर पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाए जाएंगे। और शहर के अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं और ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं।
और जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर लेते हैं। और उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर लेती है। और जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने यह पूछा था। और यह सभी सोचना बंद ही नहीं करती और वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। और बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। और पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाएं और फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाएं। और खाला बड़ी खुश थी कि क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उसके काम के बारे में पूछा नहीं था और बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका मिला था। और शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है और इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम कर रहे होंगे। और वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटे जाते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने वाला विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि होता है। उसमें नगर निगम के सफाई विभाग में उसके बाद नगर निगम के सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। और खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। और फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई में कबाब बनाने पड़ी थी और जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिया और फिर ऊंची आवाज़ से वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। और यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसे कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैल जाता है और पहले हमारे पड़ोस का यही हाल था और चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटा ना जाए तो मक्खियाँ भी भिनभिनाती रहती है और आसपास कुत्ते चूहे का जमावड़ा हो जाता है और लोग इसकी बदबू से बीमार ही पड़ जाते हैं। और एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था और क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लोगों का विरोध देखें, यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले और इमरतों इन सब से बड़ी नाराज थी और वे सलाह लेने मेरे पास भी आई और मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी चिंतित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। और इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना था और उसके के सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंची और सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाएं और तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा और गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की थी। और पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया था कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे और साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा था। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए और उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा और इससे फायदा होगा, क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। और उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत ली जा सके। और अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में
महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दस्तखत गई और दफ्तर गई और आयुक्त पूरे समूह से मिले और पर हुए बहाना लगाने के लिए नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। और गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। और यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? और रेहान ने झट से पूछा, तो कभी चीज़ों की अधूरा ही नहीं छोड़ती थी। और 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। और वे तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी और तब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बैसिया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। और माला ने कहा था ये, और वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। और सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया और उन्होंने इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें बस समझ में आया था और बस उन्हें अब समझ में आया था। और बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों की एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी अन्य गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। और जब हम अपने कचरों के छटाई कर लेते हैं तो निगम वाले का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। और आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था और उन्होंने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस से खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। यह नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए जाते हैं। टैक्स लोगों द्वारा कर से आता है और यानी ये बड़ा भाग लोगों से टैक्स से आता है और कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। और जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। और जितना बड़ा घर उतना बड़ा कर होता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उनके संपत्ति कर से केवल 20 से 30% पैसा ही आता है। और शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। और अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। और इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं और वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से अधिक देता है। और उसके बाद खाला की सेवानिवृत्ति होने के बाद से क्या क्या बदला है? तो यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं और इसको निजीकरण कहते हैं। और इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वही काम अब निजी कंपनियां करती है। और निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देना पड़ता है और उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। और कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है।
उसके बाद 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था और लोग घरों का और होटल का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर भी फेंक देते थे। इसके सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उससे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी और ऊपर के नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। और प्लेग हवा के जरिए फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे और सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितने बार कूड़ा उठाया जाता है? अब क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में इतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें।